हेलो। तो कक्षा 10 के प्यारे छात्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का मैं अमरिंदर कुमार वर्मा एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, है ना। बहुत महत्वपूर्ण, जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में 40 क्वेश्चन आपको दिए थे। इस वीडियो में भी हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं लगभग 36 क्वेश्चनों को ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप इनको तैयार कर लेते हैं तो इसी में से आपको 100% जो है वो विकल्पीय प्रश्न बोर्ड की एग्ज़ाम में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शानदार क्वेश्चनों को, अच्छे क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और आप लोग देखिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आपने पढ़ा होगा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? काल्पनिक होता है। कैसा होता है? तो इसका ऑब्जेक्शन ऑप टू जो है ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही है। वास्तविक होता है, काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। तो आपने देखा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा, आपको पता है। नंबर 2 देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। कहाँ से बनता है? अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। तो ये आपका क्वेश्चन है, का आंसर है अवतल दर्पण से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अगला। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, तिरछा होता है, औंधा होता है। तो काल्पनिक जो है वो प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। कैसा होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ठीक है, आप लोग इनको देखिएगा, आपने पढ़ा होगा लेसन में, वहाँ आपको मिला होगा। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? अभिनेत्र लेंस है जो, उसकी फोकस दूरी कैसे बदलती है? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पच पच है ना, ये लिखा है पचमाभी द्वारा, परितारिका द्वारा। तो ये आपका पचमाभी द्वारा आंसर है। कौन सा आंसर है? पचमाभी द्वारा। नेत्र लेंस वाला जो पार्ट है उसमें से है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर अगला 5। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम, जब प्रकाश की किरण प्रिज्म पर के पड़ती है, उसमें से उसका परावर्तन होता है, निकलती है पढ़ के, तो किस, वही उसको ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो उसमें आपको बताना है कि किस रंग का किरण, किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो उसके लिए आपको जो है याद रखना विव ग्योर, है ना, विव ग्योर। नीचे से आप लिखेंगे, सबसे पहले वी यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वी आई, यहाँ विव, जी वाई ओ आर, ये विव ग्योर। 1 2 3 4 5 6 7 कलर आपके हो गए। जब प्रकाश की किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो उसमें से निकलती है, तो सबसे कम विचलन जो है आर मतलब रेड का होता है, और सबसे ज़्यादा वी का मतलब, है ना, बैंगनी का होता है। किसका होता है? वेलेंट होता है बैंगनी। तो सबसे ज़्यादा अधिक झुकाव किसका होता है किरण का? बैंगनी का। किसका होता है? बैंगनी का। विवग्योर आपको इसे याद रखना है ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया होता है? कांच की झिल्ली, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमने अभी आपको बताया प्रिज्म से जब प्रकाश की किरण गुजरती है तो स्पेक्ट्रम, है ना, प्राप्त होता है। तो यहाँ आपको क्या बताना है? यहाँ आपका आंसर प्रिज्म होगा। कौन सा होगा? प्रिज्म होगा यहाँ पे आपका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 100 वाट, है ना, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है। बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा। बल्ब में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा? तो इसको आप भाग कर दीजिए। क्या होगा? P बराबर वी आई होता है, आई बराबर P बटे वी, है ना। P बराबर होता है वी आई। P बराबर क्या होता है? P बराबर वी आई होता है। तो आपको आई निकालना है, तो P बटे वी, और P आपका कितना है? P आपका जो है वो 100 है, और V आपका 250 है। कटेंगे, भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो 0.4 आंसर आएगा। कौन सा आ जाएगा? 0. P बराबर वी आई होता है, आपको हमने लिख के दिया। P बराबर वी आई इस फार्मूले से लगा दीजिए तो ये 0.4 एम्पियर आ जाएगी धारा का मान। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन 7। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से करिएगा। 1-2 बार वीडियो देखिएगा, रिवाइज कर लीजिए बस, और कुछ इसमें रटने की ज़रूरत नहीं ना, तो याद करने की ज़रूरत है। ठीक है ना।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील कण होते हैं, तो उसमें गति कौन करता है? परमाणु करते हैं, आयन करते हैं, प्रोटॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन करते हैं। तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करते हैं। कौन गति करता है? इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है ना? तो इसको आप हल करेंगे। इसको आप हल करेंगे, देखिएगा। इसमें आप सूत्र लगाएंगे P=WT वाला, और ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर, है ना? इसमें आपका आंसर आ जाएगा 25 वाट। किससे हो जाएगा? 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? न्यूमेरिकल से लेसन देखिएगा। हम न्यूमेरिकल वाला अभी आगे आपको एक वीडियो बनाएंगे, हर एक चैप्टर से या दो दो चैप्टर को एक साथ लेके, जिसमें आपको सारे अंकित हम करवाएंगे साइंस के। ठीक है, सारे विकल्पी आपके हो जाएं। उसके बाद हम मतलब उत्तरी आपको देंगे, और फिर आंकिक हम जो है, थ्योरी तो हमने नहीं करवाई है, लेकिन हम आंकिक थ्योरी तो आप किताब से पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन आंकिक जो है और न्यूमेरिकल जितने हैं वो हम आपको बताएंगे किस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे आपको करना है। सारे न्यूमेरिकल हम करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी से हमको दिष्ट धारा प्राप्त होती है। कौन सी? दिष्ट, प्रतिवर्ती, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका होगा दिष्ट धारा। 11 नंबर है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने, मैक्सवेल ने, एम्पियर ने, फ्लेमिंग ने। तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज फैराडे ने की थी। किसने की थी? फैराडे ने की थी। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? तो ये आपका आंसर होगा फैराडे ने की थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र जो होता है उसका सिद्धांत किस पे आधारित है? तो उसका सिद्धांत जो है विद्युत धारा के स्मित प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत तार पर, विद्युत चुम्बकीय चुंबक प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर। तो उसका जो है विद्युत चुंबक प्रेरण पर, विद्युत चुंबक प्रेरण पर विद्युत जनित्र आधारित है। इसके बाद अगला नंबर देखिएगा, 13 नंबर क्या लिखा है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है बताइएगा? नंबर 1, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो है सौर ऊर्जा है, सूर्य है ना, सौर है, सौर ऊर्जा है। इसके बाद क्वेश्चन अगला देखिए 14 नंबर, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्मीय ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। तो इसका जो है वो जीवाश्मीय ईंधन है। कौन सा ईंधन है? जीवाश्मीय ईंधन है। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। इसके बाद आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक उत्तम ईंधन है। उत्तम मतलब सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है? कोयला है, लकड़ी है, पेट्रोलियम है, जैव गैस है। तो सबसे उत्तम ईंधन जो है वो आपका जैव गैस है। कौन सा गैस? जैव गैस। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? तो जब जस्ता की जेडन है ना, जस्ता की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो उसके फलस्वरूप हाइड्रोजन H2 बनता है। क्या बनता है? H2 बनता है। ये आप पढ़िएगा केमिस्ट्री में। कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है, कौन सा हो सकता है? या तो Ca का है ना, कैल्शियम, C कार्बन, Si सिलिका, Fe है ना, कौन होगा? तो ये आपका Ca होगा। 17 नंबर का आंसर Ca आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है? अपघटन NaOH प्लस HCl, तो NaCl प्लस H2। अपघटन की क्रिया कौन? NH4 CNO प्लस H2NCO NH2 2KClO3 इज इक्वल टू क्या? 2KCl प्लस 3O2 H2 प्लस O2 2HI। तो इसमें जो है ये आपका सी ऑप्शन सही है, 2KClO3। ये आपकी अपघटन की क्रिया है, अपघटित इसमें ऑक्सीजन हो रही है ना। तो इसके बाद अगला देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लवण है? HCl, NaOH, K2SO4, NaH4OH। तो ये आपका K2SO4 लवण है ना, ये आपका लवण है। इसके बाद अगला 20 नंबर, क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? किस लाल तप्त आयरन
पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? किस लाल तप्त आयरन पर, ऐसा कौन सा आयरन मतलब लोहा है इस पे हम वो लाल हो तप्त गर्म हो उस पे जब जलवाष्प प्रवाहित की जाए तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो जो है आपको Fe3O4 प्राप्त होता है। कौन प्राप्त होता है? Fe3O4। फिर इसके बाद हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? हमारे शरीर में पीएच जो है पीएच मान आप जानते हैं ना, तो पीएच जो है कितना आपके शरीर में होना चाहिए? हमारे शरीर में पीएच जो है 7 से 7.8 के बीच होना चाहिए, ना तो इससे ज़्यादा होना चाहिए ना तो इससे कम होना चाहिए। आप जानते हैं कि 7 से ज़्यादा होगा तो अम्लीय, कम होगा तो क्षारीय, सब है ना। तो हमारे शरीर में पीएच जो है 7 से 7.8 के बीच होना चाहिए, है ना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपका है क्या है? शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। कितने कैरेट का? आपने देखा होगा धातु में आप लोग सोना चांदी खरीदने जाते हैं दुकान पे, तो दुकानदार कहता है 22 कैरेट, 20 कैरेट, 24 कैरेट जो है शुद्ध सोना होता है। लेकिन उसके आभूषण नहीं बनाए जा सकते क्योंकि उतना लचीला होता है, सॉफ्ट होता है कि वो टूट जाएगा, है ना, झुक जाएगा। इसलिए उससे जो है आभूषण 24 कैरेट के नहीं बन सकते हैं, उसमें ना कुछ मिक्स करना पड़ता है। तो आपको जानते हैं कि 18, 20, 22 कैरेट तक के आभूषण बनाए जाते हैं। 24 कैरेट शुद्ध होता है उसका आभूषण नहीं बनाया जाता है, नहीं बन पाता है ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने देखिए, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव में अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम। तो ये आपका ब्रोमीन है। कौन सा है? ब्रोमीन है ना। और अगला क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? सोल्डर, स्टील, गन मेटल, उपधातु। तो सीसा और टीन को जब मिलाया जाता है उसको गन मेटल कहते हैं। कौन मेटल? गन मेटल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, हाँ, इथाइल एल्कोहल का सूत्र होता है? तो इथाइल एल्कोहल का सूत्र CH3OH, C2H4, H5OH, C2H6OH, C2H2OH। तो ये आपका इथाइल एल्कोहल का जो है सूत्र होता है C2H5OH, है ना। इसके बाद क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन CH4 मीथेन, C2H2H4, C6H6, C3H8। तो ये आपका C6H6 जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। आप लोग किताब से पढ़ते रहिए, परिभाषा याद करते रहिए, आंकिक हम करवाएंगे भी आपको, विकल्पी करवा रहे हैं, लघुत्तरी मोस्ट आपको क्वेश्चन देंगे, उसमें आंसर हम नहीं देंगे, आपको क्वेश्चन देंगे, आप पढ़ेंगे, और विकल्पी और हम अंकिक करवा देंगे। अंकिक आपके सारे हो जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं, सारे चैप्टर से पेपर तक आपको हम अंकित करवा देंगे, आप सीख लीजिएगा उनको बस जल्दी से जल्दी देख के, है ना। क्वेश्चन नंबर अगला 27, निम्नलिखित में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं? है ना, 3 अबंध होते हैं। तो ये आपका CH4, C2H6, C3H4, C3H8। तो 3 अबंध होते हैं C3H4 में। किस में होते हैं? C3H4 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग आवर्त अपरूप कोई नहीं तो इसको वर्ग कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर 29, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं? अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, अक्रिय गैस, मिश्र धातु। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य जो है वो क्षारीय धातु के होते हैं, उनको क्षारीय धातुएं जो है वो प्रथम वर्ग में पाई जाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है कौन है? H है, H ही है, CO2 है, Cl2 है। तो ये आपका आंसर कौन है? H ही है। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व H ही है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ लीवर या यकृत, इसको कहते हैं अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल। तो सबसे बड़ी कौन है? लीवर है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है। ग्वाइटर अथवा घेंगा कब होता है? किसकी कमी से होता है? चीनी की कमी से, रक्त की कमी से, आयोडीन की कमी से, मोटापा से। तो आप जानते हैं, सभी बच्चे जानते होंगे कि ग्वाइटर अथवा घेंगा
उसका नाम है दूसरा जो है वो आयोडीन नमक की कमी से होता है, आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए कहते हैं ना आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 अगला, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन होता है हाइड्रा में, मटर में, शैवाल में, प्लाज्मोडियम में। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन हाइड्रा में होता है, किस में होता है? हाइड्रा में होता है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 34, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम्य है, आधा उसमें जाता है प्रकाश, आधा दिखाई पड़ता है, अर्धपारगम्य। कैसी है? अर्धपारगम्य। क्वेश्चन अगला देखते हैं, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? जॉनसन ने, लेमार्क ने, ग्रिफिथ ने, मेंडल ने। तो जीन शब्द जो था किसने सबसे पहले प्रयोग किया था वह, है ना, किसने प्रस्तुत किया आपके सामने? जॉनसन, लेमार्क, मेंडल, ग्रिफिथ। तो इसमें जॉनसन आपका आंसर सही होगा। कौन होगा? जॉनसन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते? तो ये आपको सभी लोगों को पता होगा कि मलेरिया वाले मच्छर कहाँ होते हैं? गंदगी में, है ना, साफ जल में, गंदे जल में, मीठे जल में, कोई नहीं तो गंदा जल, जितनी गंदगी होगी तभी होगा। फिर अगला देखते हैं, हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक, अपघटक, आहार श्रृंखला, उपभोक्ता। तो हरे पौधे जो है आपके क्या कहलाते हैं? वो अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला बनाते हैं। तो ये आहार श्रृंखला आपका होगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका आंसर 37 तक हो गया। और आप लोग देखिएगा, ठीक है। आप आगे को वीडियो में हम आप लोगों को अतलघुत्तरी क्वेश्चन बताएंगे, कौन कौन से आने हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, है ना। तो आप लोग उनको देखिएगा। और हरे पौधे कहलाते हैं, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमें थोड़ा डाउट है, आहार श्रृंखला है कि उत्पादक है, इन दोनों में से कोई है। तो आप देखिएगा इसको कौन हो सकता है, आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या तो हम बताएंगे अगले वीडियो में आपको। तो अब हम आपको विकल्पी 2 वीडियो दे चुके हैं, अब हम आपको अतलघुत्तरी देंगे और उसके बाद हम आपको अंकिक जो है करवाएंगे। सारे चैप्टर के अंकिक जो आते हैं, जिस चैप्टर से आते हैं, बनते हैं अभी तक, हम उनको आपको करवाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो, नमस्कार।